नमस्कार दोस्तों, एग्जामरत यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज सामान्य विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक पर हम लोग चर्चा करेंगे और शीर्षक का नाम है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा या इसको हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक, तो ये अम्लीय वर्षा होती क्या है? अम्लीय वर्षा के बारे में आप सुने होंगे, अम्ल का नाम सुने होंगे, वर्षा तो जानते ही। तो इसको हम सामान्य रूप से इस तरह समझ सकते हैं, अम्ल की वर्षा। तो ऐसा नहीं होता है कि अम्ल बरसेगा, बरसात पानी की होती है, लेकिन पानी में जो होता है अम्ल की मात्रा मिली रहती है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से अम्लीय वर्षा कहते हैं। वैसे सामान्य रूप से जो बरसात होती है उसमें जो अम्ल की मात्रा होती है वो बहुत कम रहती है और वो कम मात्रा जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए उसको हम अम्लीय वर्षा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन जब उसमें अम्ल की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि वो जीवों को नुकसान करने लगे, मृदा प्रदूषण पैदा करने लगे, वनस्पतियों को नुकसान करने लगे, तब ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्ल जो होता है, अम्ल के बारे में आप जानते हैं, अम्ल को मापने का जो पैमाना होता है उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। नाम आप सुने होंगे पीएच। इसमें जो 7 पीएच होता है यह उदासीन होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो पदार्थ क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और इससे कम है तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब जो सामान्य पानी होता है उसका पीएच क्या रहता है, 7, इसलिए क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानी का पीएच क्या होता है, तो पानी का पीएच जो होता है 7 होता है, शुद्ध पानी का, डिस्टिल्ड वाटर का। वो बिल्कुल ना तो क्षारीय है ना तो अम्लीय है। अब जैसे जैसे पीएच मान, तो पीएच मान जब रसायन विज्ञान का टॉपिक कभी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे पीएच मान की गणना हम कैसे करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये जैसे 7 से कम अगर पीएच मान उसका आ रहा है तब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और 7 से अधिक अगर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे 7 से ये कहाँ तक जा सकता है, 14 तक। ठीक, और इधर से कहाँ जा सकता है, 0 तक। इसका मतलब कि 0 से लेकर 14 तक पीएच मान का जो परिसर होता है घटता बढ़ता है। तब ये 7 से अगर नीचे है तो अम्लीय होगा, 7 से अगर ऊपर है तो क्षारीय होगा। अब जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाए, जैसे 7 के ऊपर 8 आया, 9 आया, इनमें तुलना करें तो ये ज़्यादा क्षारीय होगा। जितना पीएच मान ज़्यादा होगा उतने क्षारीय होगा, इधर जितना पीएच मान कम होगा वो उतने अम्लीय होगा। ठीक है, तो वो चीज़ उतनी क्या रहेगी, अम्लीय रहेगी। तो ये पीएच का है। पीएच को इस तरह से हम अम्ल और क्षार के मापक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा जो होती है, अगर देखें तो अम्लीय वर्षा की जो ये सामान्य बरसात होती है उसमें पीएच मान जो होता है 7 से थोड़ा कम रहता है। सामान्य रूप से जो सामान्य वर्षा होती है, सामान्य वर्षा, इसका जो पीएच मान होता है 6.5 के आसपास रहता है। ठीक है, अब इससे कम भी हो सकता है, जैसे जैसे इससे कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो सामान्य वर्षा होती है उस चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें उपस्थित होती है वायुमंडल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जल से क्रिया करके क्या बना देती है, एक दुर्बल अम्ल बनाती है जिसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो उसकी वजह से भी इस तरह से थोड़ा अम्लीय हो सकता है ये। ठीक,
अब इससे कम जब होने लगता है तो उसकी अम्लीयता बढ़ने लगती है, और वही जो होता है बाद में ये बढ़ते बढ़ते कभी इतना तक हो जाता है कि ये उसका pH मान जो होता है 4 के आसपास आ जाता है। ठीक, तो इससे जो होता है वो जो बरसात होगी उसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीय वर्षा में जो विभिन्न प्रकार के अम्ल उपस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है वो प्रदूषण पैदा करता है, नुकसान करता है, भवनों का क्षरण करता है, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करने लगता है। तो तमाम प्रकार की जो हानि होती है इस अम्लीय वर्षा से। तो यहाँ पे हम आइए देखते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा के लिए समझिए कि अम्ल, पानी का अम्ल में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो बरसात होगी, जो वर्षा का पानी होगा उसमें अम्ल निश्चित रूप से रहेगा। उसमें कौन कौन से अम्ल रहते हैं ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन से अम्ल उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होती है जो उस जल में ये अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से ये जो होते हैं ज़्यादा उत्तरदायी। कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाला जो कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, कार्बनिक अम्ल हो जाता है। तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक, और ये क्या है, खनिज अम्ल हैं। ये क्या हैं, खनिज अम्ल हैं। ये ज़्यादा तीव्र होते हैं, तो इससे ज़्यादा जो होता है, और ये भी खनिज है लेकिन इसका निर्माण कम होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल बनता है लेकिन वो भी क्या होता है बाद में बदल करके ऑक्सीजन से क्रिया करके या जल से क्रिया करके क्या कर लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो ये अम्ल हैं उत्तरदायी। अब ये आप जान गए होंगे कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन सा होता है, जैसे दे दिया अभी वहाँ पे दे दिया ऑक्जेलिक अम्ल दे दिया, मैलिक अम्ल दे दिया, टार्टरिक अम्ल दे दिया। ठीक, और उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया। तो आप बड़े आसानी से इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि उसमें कौन सा उपस्थित होगा। इस तरह से इन चारों में से कोई अगर ऑप्शन है तो हो सकता है। ठीक है, अब ये चारों अम्ल वायुमंडल में या वर्षा के जल में आते कहाँ से हैं। तो ये अम्ल जो आते हैं ये दो प्रकार से आते हैं। इनके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो प्राकृतिक, इसी के आधार पर हम अम्लीय वर्षा को दो भागों में बांट भी सकते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा जो होता है मानव जनित। तो प्राकृतिक में क्या है, जैसे जो वोल्केनो आते हैं, जो ज्वालामुखी आते हैं समय समय पर, उन ज्वालामुखी में बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो उन गैसों में सल्फर के बहुत से ऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से जो गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में जाती हैं। एक तो ये कारक हो जाता है जो प्राकृतिक है, और उसी प्राकृतिक में एक और आता है जंगल की आग। बड़े बड़े जंगलों में जब आग लग जाती तो आप देखते हैं, तमाम इधर टीवी चैनलों में देखते रहते हैं कि आग लग जाती तो कई किलोमीटर लंबे जंगल जल के क्या हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। उसमें भी बहुत प्रकार की इस तरह से गैसें निकलती। एक तो ये हो गया, और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कल कारखाने हैं, चिमनियाँ बनी हैं यहाँ पे। इन चिमनियों से जो हम धुआं निकाल रहे हैं हमेशा, जो जैविक ईंधन या जीवाश्म ईंधन का जो हम इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, कोयला, डीजल, पेट्रोल जला रहे हैं, यातायात के साधन हैं, ये सब जो निरंतर चल रहे हैं, तो इनके चलने से यहाँ पे देख रहे हैं ये जो धुआं निकल रहा है, इसमें क्या है, ये सारी गैसें इसी में मौजूद हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, इसी धुएं में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक लिखा है, अभी देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे NO है,
2NO, इसको क्रिया आप ऑक्सीजन से करवा दीजिए, ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो बहुत सारे ऑक्साइड इसके उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया ये नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया किया और ये देखिए यहाँ क्या बना दिया, नाइट्रिक अम्ल बना दिया। तो इस प्रकार ये धुआं जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में, और सबसे ज़्यादा रोल इन कल कारखानों में होता हमारे पावर प्लांटों के, थर्मल पावर प्लांट हैं, जहाँ पे हम कोयले से विद्युत का उत्पादन करते हैं, वहाँ पे जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक, इन गैसों का। तो ये गैसें निकल करके क्या आ जाती, देखिए वायुमंडल में आ गई। ये क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद रहती, ये तमाम तरह के जो जल स्रोत हैं जिनसे वाष्पन क्रिया के द्वारा जलवाष्प ऊपर जा रही है, तो वहाँ जा कर के क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अब देखिए हर चीज़ अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी के साथ जो वाष्प पहुँची उसके साथ क्रिया किया और क्रिया करके क्या बना दिया, देखिए कार्बोनिक अम्ल बना दिया वायुमंडल में। अब ये कार्बोनिक अम्ल छोटे छोटे कण के रूप में भी हो सकती है, मतलब ये ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हो सकते हैं। तो ठोस का मतलब ये नहीं कि कंकड़ हो जाएगा, ये है कि उसमें तैरता रहेगा। ठीक, अगर नमी ज़्यादा है, बरसात हो रही तो नीचे चला आएगा घुल करके, ये बात है। ठीक, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया किया, देखिए सल्फ्यूरस अम्ल बना दिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। ये यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, पानी के साथ क्रिया किया, नाइट्रिक अम्ल बना दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने ईंधन जलाया और ईंधन से निकली ये गैसें वायुमंडल में पहुँच करके जल के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण कर देती हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जो अम्ल हैं, ये वायुमंडल में ऐसे हवा के रूप में तैरते रहेंगे। और अब यहाँ पे दो बात हो सकती है, एक तो कभी कभी आर्द्रता, बरसात तो नहीं, आर्द्रता ज़्यादा हो गई। ठीक, जैसे कोहरा पड़ने लगता है। ठीक, तो ये भी कोहरा भी क्या हो जाता है, कभी कभी अम्लीय हो जाता है। ये अगर उसमें घुल गए तो अम्लीय कोहरा हो जाएगा। नहीं तो जब बरसात होती है तो क्या होता है, अब ये देखिए ये अम्ल क्या है, इधर और इधर से वर्षा का पानी आ रहा है, ये दोनों मिल करके कहाँ आ गए, पानी में ये पानी में घुल गया। अब वही पानी जो घुल गया, जिसकी सामान्य pH था 6.5, अब उसी का pH कितना हो जाएगा, लगभग 4 के आसपास आ जाएगा। तो पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार देखिए पानी के साथ क्या आ रहा है, पानी में घुला क्या आ रहा है, अम्ल आ रहा है। तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। इस वर्षा को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो ये अम्लीय वर्षा यहाँ होकर के आ गई नीचे। अब ये अम्लीय वर्षा नुकसान क्या करता है, होता क्या अम्लीय वर्षा से, अम्लीय वर्षा देखिए इधर आया, ये पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियों पर पड़ेगा। जब इनकी पत्तियों पर पड़ेगा तो पत्तियाँ क्या होंगी, जल जाएंगी या पत्तियों को नुकसान होगा, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। ये फसलों पर जाएगा तो फसलें क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, उनको भी हानि पहुँचेगी। इसके साथ ये क्या होता है, पानी के साथ बह करके तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जाता है। तो वहाँ क्या करता है, यहाँ तालाब के पानी को क्या करता है, ये अम्लीय कर देता है, जिससे क्या होता है कि इसमें जो जीव रहते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक, और ये मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है पानी, तो मिट्टी भी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, जिससे क्या होता है, उसकी उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। अब मान लीजिए, अब इससे हमारी आपकी त्वचा पर अगर ये अम्लीय पानी पड़ जाए तो फफोले पड़ जाते हैं। इसका उदाहरण आप देखे होंगे, पहले जैसे होता था, ज़्यादातर बच्चों को जिसकी त्वचा ज़्यादा कोमल होती है, पहली बरसात जब होती तो उसमें भीग जाते थे तो ददोरे निकल आते थे, तो पीती निकल गई। ठीक, तो पीती क्या है, वो हल्के अम्ल हैं जो पानी के साथ उस पर पड़े और इस तरह से चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ने लगते थे। ठीक, उस पर हम कोई क्षारीय पदार्थ मालिश कर देते थे तो अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता था। जैसे सामान्य रूप से गांव में गेर रंगा जाता था, ठीक, गेर को लगा दिया जाता था, तो क्या हुआ, उसका अम्लीय प्रभाव समाप्त हो जाता था या कुछ देर में अपने आप समाप्त हो जाता था। तो इस तरह से अब ये अगला देखिए, अगला इधर से आया,
अगला जो नुकसान कर रहा है वो हमारे भवनों पर, खास करके जो जहाँ पे संगमरमर या विशेष प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जैसे ताजमहल, आप पढ़े होंगे कि ताजमहल जो होता है पीला पड़ता जा रहा है। तो इस तरह से अब ये अम्लीय वर्षा होती कहाँ है? अम्लीय वर्षा सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे स्थानों पर होती जहाँ पे बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने हैं, वाहन ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पर इस तरह से अम्लीय वर्षा का ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन ये अम्लीय वर्षा जो है अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह होगा। जैसे बरसात के रूप में हुआ तब तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी जो दूसरा रूप बताया गया कि वो हवा में तैरते रहेंगे। हवा में तैरते तैरते पता चला कि औद्योगिक क्षेत्र कानपुर में है, तो कानपुर में ऊपर खूब बन गया, ये सारी गैसें ऊपर वायु में आ गई। अब तेज़ हवा चली तो कानपुर से खिसक के वो आ गया, पता चला उन्नाव में बरस गया, लखनऊ में बरस गया। ठीक, तो ऐसा नहीं है। अब ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे ये भी वैश्विक हो सकता है। अगर इसी तरह से ये सारे उत्पादन हम करते रहेंगे तो ये अम्लीय वर्षा भी क्या हो सकती है, वैश्विक हो सकती है। तो इस प्रकार से ये अम्लीय वर्षा है। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये जो थर्मल पावर प्लांट हैं या जो औद्योगिक कल कारखाने हैं, अब हमको इसको रोकना कैसे है? तो रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जो थर्मल पावर स्टेशन है तो हम ज़्यादा उपयोग करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का, माने हम जल विद्युत का उपयोग ज़्यादा करें, ज़्यादा प्लांट उसके लिए बनाएं, तो थर्मल पावर में कोयले की खपत कम हो जाएगी। कोयले की खपत कम हो जाएगी तो सारी गैसें क्या हो जाएंगी, बनना कम हो जाएंगी। जब गैसें कम बनेंगी तो क्या हो जाएगा, अम्ल नहीं बनेगा। ठीक, तो इसके लिए मुख्य रूप से हमको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्पादन करने वाले जो, इसको हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि सल्फर के जो ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनके उत्पादन में रोक लगाएं या उनके उत्पादन में कमी लाएं, और दूसरा में कि नई तकनीकों का हम इस तरह से विकास करें कि इनका जो उपयोग है वो ख़त्म हो जाए। जैसे बताया कि थर्मल पावर प्लांट के स्थान पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का उपयोग करें। तो इस तरह से अम्लीय वर्षा से हम बच सकते हैं। ठीक, ये हुआ आपके लिए आज। ये समस्या जो है क्षेत्रीय स्तर पर तो विकसित हो रही है, लेकिन ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरे विश्व में एक दिन फैल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं, ठीक है, एसिड रेन के, वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के रूप में इनको हम जानते हैं। अभी बताया गया हैं तो ये भी, लेकिन चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो होता है, जो बनता है वो क्या है, ये जो कार्बोनिक अम्ल बनता है वो कार्बनिक अम्ल है, वो दुर्बल अम्ल होता है। तो वो दुर्बल अम्ल जो होता है उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ और जान लीजिए कि एसिड रेन जो है, इसको सबसे पहले जो है 1852 ईस्वी में रॉबर्ट अंगुस स्मिथ ने 1852 में ब्रिटेन में खोजा, या इंग्लैंड में इसको सबसे पहले देखा गया, और उन्होंने एसिड रेन शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार जो है जल में जो पीएच मान कम हुआ है, इसका जो प्रयोग एसिड रेन शब्द का प्रयोग इन्होंने रॉबर्ट अंगुस स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने 1852 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक चीज़ और होता है अम्ल विषाद या एसिड शॉक। ये सामान्य रूप से ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ पे ठंडा प्रदेश है। तभी इसमें बताया गया है कि जो ये अम्ल के कण बन जाते हैं, तो चूँकि वहाँ पे प्रदेश ठंडा है तो जलवाष्प भी वहाँ ठंडी होगी, तो वो क्या हो जाती है, हिम के रूप में जमा हो जाती है। क्या हो जाता है, वो हिम के रूप में जमा रहता है। और कभी कभी क्या होता है, जब वो पिघलता है हिम, तो एकाएक उसमें क्या होता है, ये इसकी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जो अम्लीय पानी होता है, अधिक अम्लीय जो पानी है वो बर्फ़ के पिघलने से जो बनेगा,
वो अधिक अम्लीय हो जाता है, और वह अधिक अम्लीय पानी जब बह करके नदियों या तालाबों में जाता है तो उसके जो जीव रहते हैं क्या होते हैं, उस अम्लीय प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एसिड शॉक या अम्लीय विषाद कहा जाता है इसको। ठीक, ये रहा एसिड रेन। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें आपको याद रखना है कि ये इसको सबसे पहले 1852 में रॉबर्ट अंगुस स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने ब्रिटेन में इसको खोजा। इसके लिए कारक क्या है, कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए कि यहाँ चिमनियों से निकला हुआ धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन बिनऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। ये वायुमंडल में पहुँच करके जो वहाँ पे जलवाष्प है या जो जलवाष्प धीरे धीरे नीचे से ऊपर हो रही है उसके साथ क्रिया करके इस प्रकार से कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल वर्षा के पानी में घुल करके क्या होते हैं, नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो ये फसलों पर पहुँचते हैं, तो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। पानी ये मिट्टी में पहुँच जाता है तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। पेड़ पौधों पर ये गिरते हैं तो उनकी पत्तियाँ जल जाती हैं, उनकी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ये पानी बह करके नदियों तालाबों में जाता है तो वहाँ पर रहने वाले जीवों को हानि पहुँचाता है। ये भवनों पर पड़ता है तो उनमें क्या करता है, वो नुकसान पहुँचाता है। इसको स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी ये शब्द जानते रहिए कि ताजमहल पे जो पड़ रहा है, ठीक, तो क्या कर रहा है, या स्टोन कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एसिड रेन, ये महत्वपूर्ण बात है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है, तो इनका जो क्षरण हो रहा है, ठीक, या इसको हम कहते हैं कि स्टोन कैंसर, तो ये किसके कारण हो रहा है, एसिड रेन के कारण। ये शब्द अच्छा समझ गए आप कि इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी। क्या कहेंगे इसको, स्टोन लेप्रोसी, ठीक, या स्टोन कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ें इसमें घट रही हैं। तो ये इस तरह से हुआ। और इसको रोका कैसे जा सकता है, रोकने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमको कम करनी पड़ेंगी। लेकिन इसका एक दूसरा भी रूप है, लेकिन अब तो कम होता है, ज्वालामुखी। तो इस तरह से क्या है एसिड रेन, हम समझ रहे हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।